Students, today we will discuss the section B. सेक्शन B जो है यहाँ से सैम्पल पेपर का डिस्कस करेंगे. अगर आप लोग साथ साथ मेरे ये वीडियोस देखते रहोगे तो आपका सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट बाहर बाहर से ही कवर हो जाएंगे. ठीक है. सेक्शन A की वीडियो मैंने कल डाली थी. सेक्शन B की है ये. During the artificial hybridization, it is important to ensure that only desired pollen grains are used for pollination. How is it ensured? ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से दिया हुआ है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग में से इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं उन्हें ही यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन में. तो इससे इंश्योरिटी कैसे आती है? इससे इंश्योरिटी आती है, इसमें दो टेक्निक्स हैं. इट इज़ अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. ठीक है, दो तरीके की टेक्निक्स हैं, आपको याद होगा तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. अगर फीमेल पेरेंट जो है वो बाईसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर आपका सब बाईसेक्सुअल में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है कि उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं, यानी फीमेल फ्लावर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है. दूसरी टर्म क्या बताई थी इसके लिए? मोनोशियस. इसमें क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन में सबसे पहले एंथर्स को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेस. मतलब एंथर जो है वो डाइस करता है उससे पहले ही एंथर्स को रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉरसेप्स. फॉरसेप्स की मदद से हमने हटा दिया उसमें से पॉलन्स को. नाउ दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमैस्कुलेशन. तो शॉर्ट में बोलें तो इमैस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ पॉलन्स. इसके बाद जब फ्लावर, अब हम बोल सकते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर क्योंकि हमने पॉलन्स हटा दिए हैं, फिर उसको कवर कर देंगे हम बैग से सूटेबल साइज के, और जो कि बना होता है बटर पेपर से, टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन. ताकि उस फ्लावर में जो भी स्टिग्मा अभी है उसके ऊपर कोई और पॉलन आकर के ना बैठ जाए. हमें अपने अकॉर्डिंगली अपने जो डिज़ायर्ड पॉलन है उसी को डालना है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पैगिंग. तो इसके अंदर ये दो पॉइंट्स कवर करेंगे. अब पेपर के अंदर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, इन्होंने आपको जो आंसर दिया है इन्होंने आपको की पॉइंट्स यूज़ किए हैं. ठीक है, तो की पॉइंट्स में आपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन करके आना है और इस आंसर को पॉइंट्स में लिखना है. अभी से आदत डाल लो इस चीज़ की. हाउ इज़ द रेट ऑफ इनिशिएशन of RNA polymerase at a given promoter in a transcriptional unit of prokaryotes regulated. देखो अभी इसके अंदर इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन कि किस तरीके से जो रेट होता है इनिशिएशन का RNA पॉलीमरेज का किसी भी प्रमोटर पे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में प्रोकैरियोट्स में रेगुलेट किया जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा कौन से चैप्टर का है? मॉलिक्यूलर चैप्टर का है. प्रोकैरियोट्स में जहाँ पर आपको बता रखा है ट्रांसक्रिप्शन वाला एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दे रखा है प्रोकैरियोट्स का, बैक्टीरिया के लिए भी बता रखा है, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ RNA पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय. कौन इसको रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करते हैं एसेसरी प्रोटीन्स दैट हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट्स. मतलब RNA पॉलीमरेज जो प्रमोटर पे है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कौन करता है? एसेसरी प्रोटीन्स करते हैं. ये लाइन आपके एनसीईआरटी में दे रखी है. जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो स्टार्ट या इनिशिएट करने वाली साइट को पहचान सके. दे हैव एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट्स. दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स अगर पॉजिटिव हैं तो हम बोलेंगे एक्टिवेट करने वाले, नेगेटिव है रोकने वाले हैं तो हम बोलेंगे रिप्रेसर्स. तो प्रमोटर्स या एक्टिवेटर्स एक हो गया पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाला हो गया रिप्रेसर.
with the operator which is adjacent to the promoter in an operon unit. आपको याद होगा operon unit में आपने जो प्रोकैरियोट्स की पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि शुरू में आपका प्रमोटर दे रखा था और आपका रिप्रेसर, ये वाली चीज़ें दे रखी थी उसके अंदर डायग्राम में। उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है इन्होंने, ठीक है। फिर से समझा रही हूँ। इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन्स जिनके पास एबिलिटी होती है स्टार्टिंग साइट को रिकॉग्नाइज करने की। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों विद द ऑपरेटर काम करते हैं विच इज़ एडजेसेंट टू द प्रमोटर इन एन ऑपेरॉन यूनिट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। द टेबल शोज अ हाइपोथेटिकल ब्लड रिपोर्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। क्या है, ल्यूकोसाइट्स का ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है, यूनिट है, रेफरेंस रेंज है। इन सब में इन्होंने अलग अलग जितने भी आपके ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारी ही तो कैटेगरी है। ये तो आपकी सारी की सारी डब्ल्यूबीसी की दे ही रखी है, आपको पता चली गया, हेडिंग में ल्यूकोसाइट्स बता ही रखा है। तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, इसकी यूनिट यानी पर माइक्रो लीटर बता रखी है और रेफरेंस रेंज बता रखी है। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये है, looking at the values suggest which defense mechanism immunity is affected and state how this defense mechanism provides the immunity। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ह्यूमन हेल्थ के चैप्टर से आया है, इम्यूनिटी पार्ट से आया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि ये वाली जो इम्यूनिटी के ये वाले डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं ये कौन सी वाले डिफेंस मैकेनिज्म या कौन सी वाली इम्यूनिटी से आप इसको स्टेट कर सकते हो। तो ये होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी यानी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जन्म से ये वाली इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स। आपको याद होगा कि इसमें हमने बहुत सारे बैरियर्स भी पढ़े थे, जो कि हमने उसमें आपको याद होगा फिज़िकल बैरियर पढ़ा था, फिज़ोलॉजिकल बैरियर पढ़ा था। उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी वाला जो था ये वाला बैरियर था, सेल्यूलर बैरियर जिसको बोलते हैं। उसके अलावा साइटोकिन बैरियर पढ़ा था जिसमें इंटरफेरॉन्स थे। तो यहाँ आपको जो डब्ल्यूबीसी वाला पर्टिकुलरली बता रखा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बता रखे हैं डब्ल्यूबीसी के, तो ये आपका था सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। या फॉरेन एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई पैथोजन हो सकता है, कोई माइक्रोब के अलावा उसके प्रोटीन्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। नेम द बैरियर विद लीस्ट काउंट एंड न्यूमरेट इट्स रोल इन प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटी। तो जो बैरियर है कौन सा नाम है उसका, सेल्यूलर बैरियर अभी डिस्कस किया था हमने। फिर इसमें लिखा है कि विद लीस्ट काउंट, जिसकी जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा कम है, एंड न्यूमरेट इन रोल इट्स रोल। अब देखो इसको ऑब्जर्व वैल्यू में से देख लो कि मोनोसाइट्स का सबसे कम बता रखा है ना। तो मोनोसाइट्स की जो वैल्यू है वो लीस्ट है और इसका फंक्शन भी आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है इट कैन फेगोसाइटोज इट कैन डाइजेस्ट द डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। अब आप देख सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें अलग तरीके के आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे ना बेटा। अब आता है अ चीज़ मेकर क्लेम्स टू अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, हाउ विल यू सपोर्ट द सेम, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशंस वाले चैप्टर से आया है। इसने क्वेश्चन में ये पूछा, अ चीज़ क्लेम्स टू अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो इसमें आप कैसे इसको सपोर्ट करोगे। एनीवन आंसर की तरफ देखते हैं, हु यूज़ और मॉडिफाई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करता है या उसके प्रोडक्ट्स को बनाता है, मॉडिफाई करता है यूजिंग द टेक्नोलॉजी इज टर्म्ड एज बायोटेक्नोलॉजिस्ट। Thus the cheese maker can be a biotechnologist as he uses the microbes like bacteria, fungi to make the cheese for the commercial purpose। तो इसमें आपको अगर आप जनरली क्वेश्चन आपने वैसे नहीं देखा होगा, आपने इसके आंसर्स नहीं रीड करोगे तो आपको इस तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स करने नहीं आएंगे।
ये लिखा है कि मतलब कोई भी पर्सन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है किसी टेक्नोलॉजी में तो उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर चीज़ मेकर जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है क्योंकि वो माइक्रोब्स को यूज़ कर रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को। और इससे रिलेटेड आपको याद होगा हमने पढ़ा भी था, स्विस चीज़ के बारे में पढ़ा था। स्विस चीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आज जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास। ठीक है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दो तरीके के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं बायोमास, फिगर 1 एंड फिगर 2 गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द सिचुएशंस इन विच दिस इज पॉसिबल। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें ये वाली चीज़ें पॉसिबल हैं। तो जो पहला ग्राफ है ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है, अपराइट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हम देख करके समझ सकते हैं। और दूसरा कैसा है, आपका इन्वर्टेड है। तो अपराइट जो होता है वो आपका इकोसिस्टम किसका शो करता है, हमेशा टेरेस्ट्रियल का शो करता है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और ये वाला कैसा होता है, इन्वर्टेड वाला एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक वाला हमेशा उल्टा होता है, चाहे आपका पॉन्ड हो या कोई बड़ी वाटर बॉडी हो तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें जो प्रोड्यूसर्स का नंबर है वो कैसा होता है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का नंबर होता है यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, अब डिक्रीजिंग विद हर्बीवरस, हर्बीवरस का नंबर देख लो आप, 809 से 37 आ गया, फिर उससे और ऊपर गए 11 आया, उसके और ऊपर गए तो और ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर्बीवरस यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो इस तरीके से लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा। इसमें नंबर जो है यहाँ पर ड्राई वेट के हिसाब से बता रखा है, तो ड्राई वेट जो है कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हम अपर लेवल पे जाएंगे। जो सेकंड वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इन्वर्टेड है, ये रेफर करता है टू द स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स। यहाँ पर हम जो पानी के प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं पानी वाले में, तो हम हमेशा क्या बोलते हैं उसको, फाइटोप्लैंक्टन। और इसको क्या बोलते हैं हम, जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उसकी जो ड्राई वेट है वो कम है। ठीक है, और जू प्लैंक्टन्स की उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसी वजह से ये इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ। अब ये एनर्जी का हमेशा ये मैंडेटरी है कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है, इसमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो पहले से ही। कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ 2 लाख जूल्स ऑफ सनलाइट आर अवेलेबल। देखो अगर 2 लाख अवेलेबल है, बुक के अंदर कितनी दे रखी है आपको, 1 लाख वाली दे रखी है ना। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो अपने लेफ्ट साइड में स्क्रीन पर कि आपको किस तरीके से दिखा रखा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जब पौधा कोई चीज़ लेता है सनलाइट से, तो ये कौन सा लॉ चलता है यहाँ पर, 1% वाला। उसके बाद हर लेवल पे कौन सा हो जाएगा, 10%, यानी यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी 10%, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी 10%। तो ये आप नोट कर सकते हो ये वाली चीज़ कि जब सनलाइट से जाता है प्रोड्यूसर पे तो 1% है, अदरवाइज़ आप 10% करते चले जाओगे। तो यहाँ पर अगर 2 lakhs है तो वो हो गया 2000, फिर 200, फिर 20 और फिर और कम हो जाएगा सबसे लास्ट कंज्यूमर लेवल पे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता ही आता है आपका। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं हम और वाले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वाला भी हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें ये भी पता होना चाहिए। कंपेयर द अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों को इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बायोमास एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच दिस इज पॉसिबल। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन आइडियल पिरामिड ऑफ, ये इन्होंने यहाँ पर पिरामिड बनाने के लिए बोल रखा है, वहाँ पे भी बना रखा था ये वाला। तो कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगी जो आपको लेफ्ट साइड में आंसर में देख रखी है, उसमें पूरी आप डिटेल्स मेंशन करोगे कि सनलाइट से इतने आई, प्रोड्यूसर से इतनी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर में। ठीक है, तो अब ये वाला जो है सेम आंसर है बिल्कुल विजुअली इम्पेयर्ड वाला भी, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका और वाला क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा ये वाला डेटा बुक के अंदर दिया हुआ है, और ये चीज़ मैंने जो बिल्कुल लास्ट
चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी वाला, ये क्वेश्चन वहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में सेम डेटा आपको बुक में दे रखा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, जिसमें मोर देन 40,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, 3,000 फिशेज है, 1,300 बर्ड्स हैं, 427 मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, 378 रेप्टाइल्स हैं, और इतनी क्वांटिटी में आपके इंसेक्ट्स, स्नेल्स एंड वर्म्स हैं। तो फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नॉन वर्टिब्रेट स्पीशीज इन द रेन फॉरेस्ट। अब देखो इन्होंने बोला कि जो ये डेटा आपको दिया हुआ है इससे आप बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज़ हैं। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इसके लिए कि वर्टिब्रेट कौन होते हैं, इनवर्टिब्रेट कौन होते हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो हम इसमें से अलग कर देते हैं पहले इनवर्टिब्रेट्स को, ताकि हमें पता चल जाएगा कि वर्टिब्रेट्स हैं कौन से। तो जो प्लांट्स हैं ये तो आपके वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में आते ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। तो प्लांट किंगडम हो गया, तो उसको हम सेपरेट कर देंगे। दूसरा आ गया आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह या स्नेल्स या वॉर्म्स का ये जो डेटा दे रखा है ये भी आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, तो इनको भी हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके प्लांट किंगडम, ठीक। और इंसेक्ट्स हो गए आपके इनवर्टिब्रेट्स वाले। तो इस केस में अब हमारे पास क्या बचा डेटा, हमारे पास जो डेटा बचा वो एक बचा 3,000 फिशेस का, 1,300 बर्ड्स का, 427 मैमल्स का, और 427 हो गया आपका एम्फीबियंस का, 378 हो गया रेप्टाइल्स का। टोटल ऐड करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। गिव अ रीजन टू जस्टिफाई द ह्यूज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इतना डिफरेंस है कि प्लांट की स्पीशीज़ में और एनिमल्स की स्पीशीज़ में। देखो ऐसा होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं टू एस्केप फ्रॉम द हार्श कंडीशंस एंड दे एक्सप्लोर द न्यू एरियाज, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न तो यही वाला हो गया कि वो जो है माइग्रेट कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस से बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। और दूसरा पॉइंट इसमें आएगा एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। मतलब जो भी आपको याद होगा हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो एनिमल्स भी कैपेबिलिटी रखते हैं, वेरिएशंस उनमें आ जाती है ताकि वो उसी के अकॉर्डिंगली सर्वाइव करते हैं, और फिर उसी जब वो जो सर्वाइव कर जाते हैं दी बेस्ट वही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो डेवलपिंग द कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम्स एंड रिसेप्टर्स, ठीक है, कैसे वो अपना चेंज कर पाते हैं कि उनके नर्वस सिस्टम्स के अंदर या उनके अंदर जो रिसीव करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वो डेवलप हो जाते हैं। These responses are adaptive and ensure survival. Plants being fixed have few evolutionary adaptations. Plants के अंदर evolutionary adaptations कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं as compared to the animals। किससे? For the physical environment, जैसे कि water है, mineral and sunlight है, ठीक है। आई थिंक ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये पोर्शन क्लियर है तो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सेक्शन सी की, तो मुझे पहले बता देना कि अगर समझ में आ गई है तो। ओके।